अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, इसको कंटिन्यू करते हैं सेकंड सेशन को। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल एंड मोटिवेट द रिसर्च। उनके दो आ रहे हैं। अच्छा चले, खैर कोई बात नहीं। बाकी बाकी लोग चलिए। अच्छा, उसके बाद पर्पस में इंडिकेट पर्पस, थीसिस, हाइपोथेसिस, स्टेट इंटेंशन बिहाइंड द आर्टिकल एज पर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन, पर्पस, मेथड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डिजाइन, प्रोसीजर, assumption, approach, data, method. Result may highlight main finding of them, state the argument or what you was compiled. And clear and interpret extend result beyond scope of article. Interpret or extend result beyond scope of article मतलब जो काम आपने नहीं भी किया, आप अपने रिजल्ट को उनके साथ रिलेट कर रहे होते हैं कि जनाब ये आगे फर्दर इस्तेमाल हो सकता है। ड्रा इन्फ्रेंस कि इससे ये चीज़ें अखज़ हुई, पॉइंट टू एप्लीकेशन और वाइडर इम्प्लीकेशन, इसको फर्दर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी फर्दर इम्प्लीकेशन यहाँ पे होती है। ये चीज़ आप डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट, वी आर लाइक dwarf on the shoulder of giant so that we can see more than they and think at greater distance, not by virtue of any sharpness on sight of part or any physical, यानी किसी को डेडिकेट कर रहे हैं, हु हेल्प यू इवन इफ इट वाज लिटिल थिंग, जिसमें थोड़ा सा भी आपने किया जिस एंगल से जहाँ जहाँ आपको हेल्प, चाहे वो सोशल हेल्प थी, आपकी लाइफ की हेल्प थी, आपकी नॉलेज की हेल्प थी, आप उसको नॉलेज करें। Table of content, introduction start on page 1, earlier pages should have Roman numeral। ये तो होता ही है कि 1 पेज से पहले जो है रोमन के शो करें। उसके बाद आ गया इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट अबाउट फील्ड ऑफ रिसर्च टू प्रोवाइड द रीडर विद ए सेटिंग फॉर द प्रॉब्लम टू बी रिपोर्टेड। थोड़ा सा जो है ना वो जनरल सिनेरियो से स्पेसिफिक सिनेरियो की तरफ आते हुए इंट्रोडक्शन करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, पर्पस ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड की assumptions। कि आप जैसे बाद दफा ऐसे होता है ना कि आप जो काम कर रहे होते हैं उससे अर्लियर किसी और ने किया होता है, तो आप स्कोप में बताते हैं कि जनाब इससे पहले ये कुछ हो चुका है, तो हम फर्दर इस एरिया में काम करेंगे और इससे पहले ये चीज़ें ऑलरेडी रिजल्ट की फॉर्म में मौजूद है, उस रिजल्ट को हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो आप स्कोप डिफाइन कर देते हैं। तो बाज़ दफ़ा आप किसी मेगा एप्लीकेशन का छोटा सा पार्ट कर रहे होते हैं, तो वो अब स्कोप नहीं बताते तो वो समझते शायद ये मेगा एप्लीकेशन ही बनाएगा, हालांकि मेगा एप्लीकेशन नहीं बना रहा होता, वो किसी पोर्शन को सॉल्व कर रहा होता है, इसलिए स्कोप बताना ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च, फिर डिफरेंट टर्म्स जो यूज हो रही हैं उनकी डेफिनेशन, फिर रिसर्च कंट्रीब्यूशन, प्रपोजल, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन। प्रपोजल में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कंट्रीब्यूशन वो देते हैं, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रियल में आपने की होती है वो बताते हैं। थीसिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थीसिस, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थीसिस क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन के आखिर में आप बता रहे होते हैं कि आगे यार हमारे पास क्या क्या चैप्टर आएंगे और क्या क्या, ये पेपर में भी आप देखते हैं, दिस पेपर इज फॉलोड एज, इस तरह करके जो है ऑर्गेनाइज्ड एज, रेस्ट ऑफ द पेपर इज ऑर्गेनाइज्ड एज,
एज फॉलोज करते हैं चैप्टर सेक्शन 2 में ये होगा अपना ये होगा, यही चीज आप पहले इंट्रोडक्शन के चैप्टर के एंड में भी करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इंट्रोडक्शन में sufficient background information to allow the reader to understand the context and significance of the question you are trying to address। यानी जिस क्वेश्चन को आप आंसर करने जा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट उससे उसके लिए यानी उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो जो चीज़ें दरकार है आप वहाँ इंट्रोडक्शन में देते हैं। स्टेट द प्रॉब्लम एज सिंपली एज यू कैन। तो प्रॉब्लम को मुश्किल अल्फाज से नहीं बल्कि सिंपल अल्फाज से आपने बताना प्रॉब्लम के। ट्राई टू स्टेप बैक मेंटली एंड टेक ए ब्रॉडर व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। उसका जो ब्रॉडर व्यू है पहले उसको हाउ डज इट फिट इनटू ब्रॉडर वर्ल्ड ऑफ योर डिसिप्लिन। और ये जो है वो कहाँ कहाँ जो है किस डिसिप्लिन में हमारे डिसिप्लिन में कैसे सेट हो। डोंट ओवर एस्टिमेट द रीडर्स फैमिलियरिटी विद योर टॉपिक। हाँ इसमें ये भी नहीं करना वो इतनी ज़्यादा वो कर देगा यार रीडर को कुछ भी नहीं पता है, ऐसा भी नहीं करना। ये दरमियान दरमियान में चलना होता है कि अगर किसी को नहीं पता चले तो उसको भी प्रोमोट कर ले और जिसको पता है उसको भी बोर ना करें। ये इस अंदाज में करना होता है। जिसको नहीं पता उसको पता चल जाए, जिसको पता है वो बोर भी ना हो, इतना काम करना होता है। You are writing for researchers in general area, but not all of them need to be specialists in your particular topic। आपने तो वैसे तो रिसर्चर के लिए ही काम कर रहे होते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो रिसर्चर आपके एरिया का हो सकता है कि दूसरे एरिया का। इट मे हेल्प टू इमेजिन सच अ पर्सन। थिंक ऑफ सम रिसर्चर whom you might have met at a conference of your subject but who was working in different areas। ऐसे समझ लें कि आपको कोई रिसर्चर मिला कॉन्फ्रेंस में जो किसी और एरिया में काम कर रहा था, अब उसको भी समझाना पड़ जाए तो कैसे समझाएगा। ये इस तरह सेक्शन। द इंट्रोडक्शन शुड बी इंटरेस्टिंग। इफ यू बोर द रीडर हियर देन यू आर अनलाइकली टू रिवाइव his or her interest in the material and method section। अपने रीडर को बोर नहीं करना, उसकी इंटरेस्ट डेवलप करनी है इंट्रोडक्शन में। For the first paragraph or two, tradition permits prose that is less dry than the scientific norm। तो वो चीज़ें यूज़ करनी है, वो नॉर्म्स यूज़ करनी है, ट्रेडिशन यूज़ करनी है जो बेशक जो लेस ड्राई हो देन द साइंटिफिक नॉर्म्स। यानी जैसे साइंटिफिक वर्ड में आप जैसे लिखेंगे तो वो तो ड्राई ड्राई होगा, तो आप जरूरी नहीं है कि स्टार्ट आप साइंटिफिक नोटेशन से ही करें। इफ यू वांट टू वैक्स lyrical about your topic, here is the place to do it। वैक्स lyrical है कि वो आप उसको प्रिपेयर करें, माइंड सेट को जो है वो उस टॉपिक के लिए प्रिपेयर करें। ट्राई टू मेक द रीडर वांट टू रीड द हैवी बंडल। Try to make the reader want to read the heavy bundle that has arrived uninvented on his desk। रीडर जो है वो ये चाहता है कि उसके एंड पे एक प्रॉब्लम है और उसको आंसर उसको जो है वो देखना चाह रहा है और वो उसको रीड करना चाह रहा है। गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड सेवन थिंग्स इंट्रोडक्शन। डिड एनी मेक यू वांट टू रीड ऑन विच वन वर बॉडी। इसके लिए बेहतर ये है कि आप के जो एग्जिस्टिंग थीसिस है लोगों के उनके इंट्रोडक्शन पढ़ें तो आपको पता चलेगा। कुछ आपको ऐसे लगे जो बोर कर रहे होंगे, कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगे, इससे आप लर्न करेंगे दूसरों के काम को देखते हैं। दिस सेक्शन माइट गो थ्रू सेवरल ड्राफ्ट टू मेक इट read well and logically while keeping it short। इसमें आपके कितनी दफ़ा भी आप मर्जी यानी रिपीट भी करना पड़ सकता है, यानी एक दफ़ा आपने लिखा फिर लगाया सही नहीं है फिर लिखा फिर लिखा, इस तरीके से जो है ना। आस्क समवन हु इज नॉट स्पेशलिस्ट टू रीड इट एंड टू कमेंट। अच्छा आपने जब इसको किसी को देना है ना तो आपकी फील्ड वाला होगा ना तो वो तो पहले आपकी टर्म से वाकिफ होगा, तो उसको वो लूप होल नहीं नजर आएंगे। आप उसको दें जो आपकी फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं है ताकि वो आपको बताए कि इसमें ये चीज़ नहीं है ये चीज़। इज इट एन एडिकेट इंट्रोडक्शन, इज इट इजी टू फॉलो, तो उससे आप डिस्कस करें।
could also write this section or at least making a major revision on it toward the end of the thesis writing. Could also write this section or least making a major revision of it toward the end of thesis writing. तो देखें इसमें क्या चीज़ें हैं, वो इसमें बाद दफ़ा चेंजेस भी आती हैं. Your introduction should tell where the thesis is going and this may become clear during the writing. अब बाद दफ़ा ये कि आप एक दफ़ा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, बाद में जब एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो वो चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं. तो लेकिन इसमें ये होता है कि जो जैसे कहते हैं ना, बार बार आपका ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, रिफाइन रिफाइन रिफाइन. तो पहली दफ़ा लिखने से ये होता है आपकी हमने गाइडलाइन होती है कि आपने क्या करने जा रहे हैं. तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हुए उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे की चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वो आपको अपडेट भी करनी पड़ती हैं. तो अगर तो वो वेरी क्लियर हो चीज़ों के बारे में तो फिर तो एंड में इंट्रोडक्शन लिखें, अदरवाइज शुरू में लिखने से उसको पता होगा कि मैं क्या चीज़ अचीव करने जा रहा हूँ. उसके बाद प्रॉब्लम बैकग्राउंड है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम वेयर इट कम फ्रॉम, प्रॉब्लम आई कहाँ से, फिर व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नो, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट इट, इसमें क्या कुछ सॉल्व हो चुका है, व्हाट अदर मेथड हैव बीन ट्राइड टू सॉल्व इट एंड हाउ आर द रिजल्ट, दूसरे लोगों ने इस काम को कैसे सॉल्व किया और उनके रिजल्ट क्या है, मे बी ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू लेड टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन, उनके रिजल्ट जो है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव और आपके रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करवाएंगे कि हाँ जी फलाने ये काम जरूर किया था लेकिन उसमें ये मसला है अभी भी मौजूद है, हम उसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से. वट अदर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैव नॉट बीन स्टडी, और क्या चीज़ें हैं जो अभी तक इसको डिस्कस नहीं लोगों ने की. आर देयर अदर वे टू स्टडी द प्रॉब्लम, कोई और वे है. Could there be other studies or research in which the technique used can possibly be that to solve the problem? तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक could there be other studies or research in which technique used can possibly be applied to solve the, कि ये टेक्निक औरों ने भी इस्तेमाल की है लेकिन हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो वो अगर हल कर. वट अदर अल्टरनेटिव हैड नॉट बीन एक्सप्लोर्ड, उसमें इन इन चीज़ों को तो किया है, ये चीज़ें नहीं अल्टरनेटिव नहीं की, हम उनको करेंगे. Why do you think the alternative could possibly give better solution to the problem? आप इन अल्टरनेटिव को क्यों आजमा रहे हैं, उसका भी आप जो है, तो उसका भी आप जो सोल्यूशन जो है पॉसिबल बेहतर सोल्यूशन के लिए जो भी आप बताएं. What do you think that the alternative could possibly give better solution to the problem? ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि हम इसका ये सोल्यूशन कर रहे हैं तो इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे जो है वो बेहतरी आएगी. उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टेम फ्रॉम द प्रॉब्लम बैकग्राउंड, ये निकल रहा होता है प्रॉब्लम बैकग्राउंड से. मस्ट रिलेट टू द अवेलेबल नॉलेज अप टू द प्रेजेंट टाइम, यानी वो रिलेट कर रहा होता है अब तक के नॉलेज को. इट मस्ट बी सूटेबल एंड एडिकेट इन टर्म ऑफ नोवेलिटी एंड डेप्थ, ये जो है इसमें नोवेलिटी होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए. मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड प्रैक्टिसेस टू बी कंसीडर्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की फुलफिल कर रहा हूँ उसको. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन the hypothesis and objective must be formulated appropriately, corrected and clearly. अच्छा, इसमें हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव जो है दोनों आपस में रिलेट कर रहे होते हैं. रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, आपका हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव आपस में रिलेट कर रहे होते हैं. Research aim and objective. Research aim is a single overall statement of your problem, which may be expressed as a research question or a statement. रिसर्च स्टेटमेंट के मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा, या इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है. ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब ए सीरीज ऑफ टास्क व्हिच इफ कंप्लीटेड वुड एनेबल द एम टू बी मेट, यानी रिसर्च क्वेश्चन के अंदर वो सीरीज ऑफ टास्क होते हैं कि पहले मैं ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, ये सारे मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व.
समझ आई बात? रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि पहले रिसर्च क्वेश्चन में इसको सॉल्व करूंगा, फिर ये सॉल्व करूंगा, फिर ये सॉल्व, ये सारे मिलके इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। Objective tell us what you are going to do to achieve your research aims. What you are going to achieve your research aim. ऑब्जेक्टिव में आप अपने मकसद बता देते हैं जिसको आप अचीव करने का। अब आ गया रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस आर इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन फ्रॉम कंडक्टिंग रिसर्च। आप रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हाइपोथेसिस। ठीक है। Formulation of research question and hypothesis inform data collection and study design necessary for obtaining reliable information to understand the underlying cause of problem of concern। यानी वो जो हाइपोथेसिस है वो उस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड से रिलेटेड और उसका उस रिसर्च क्वेश्चन को फार्मूलेट भी, में दोनों चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम को भी फार्मूलेट कर रही होती है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपका वो हाइपोथेसिस होता है। यानी ये चीज़ आपस में इंटरलिंक होती है कि असल में हाइपोथेसिस में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को भी, उसके सॉल्यूशन को भी, और आंसर कर रहे होते हैं रिसर्च क्वेश्चन को। अच्छा, स्मार्ट पीएचडी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेसिफिक। द ऑब्जेक्टिव इज प्रिसाइजली डिफाइंड, अनएम्बिगुअस एंड डिलीवर ए स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ फाइनल। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सोल्यूशन तो बना लिया, अब इसको मेजर ही नहीं कर सकते ये सही है कि नहीं। तो मेजरेबल भी हो। देयर इज a quantitative method for determining if progress towards the objective is being specifically achieved or not। कि आपने इसको मेजर किया जा सके कि जनाब हमने जो सोल्यूशन बनाया है वो जो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है कि नहीं। फिर एग्रीड अपॉन हो, द ऑब्जेक्टिव आर एग्रीड एंड कंपोनेंट ऑफ एन अचीवेबल होल। तो वो एज ए होल जो है अचीवेबल भी हो और ऑब्जेक्टिव के साथ इन लाइन भी हो। रियलिस्टिक हो, द ऑब्जेक्टिव इज अचीवेबल विद इन द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऐसा नहीं है कि आप सोल्यूशन बना देंगे जो 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 है वो नासा की लेबोरेटरी के जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो वो ऐसे तो नहीं वो मानेगा कोई कि ना वो नासा की लाइब्रेरी और लेबोरेटरी में जाएंगे ना वो इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे नहीं, तो वो रियलिस्टिक सोल्यूशन। टाइम बाउंड हो, अब वो भी ना हो कि जी वो जी इसमें जो है एग्जीक्यूट होने के लिए इतना 1 महीना लगाना, अच्छा इस तरह तो नहीं हो। तो टाइम बाउंड भी हो, देयर इज टाइम रिक्वायर्ड एंड सिलेक्टेड डेडलाइन टू कंडक्ट टास्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ द। तो टाइम बाउंड भी हो कि उसका जो सोल्यूशन है वो टाइमली फिनिश। डेवलप specific research objective by defining your research question। रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलते हैं? रिसर्च क्वेश्चन से। जैसे आर ओल्डर पीपल लेस लाइकली टू यूज इंटरनेट देन यंगर पीपल, ये क्या है? स्टार्ट है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू डिफाइनिंग विद द क्वेश्चन। व्हाट इज एन ओल्डर पर्सन? To a teenager I will probably seem very old. To me an older person might be at week 65 and 70। So we need to define the group under investigation। अभी यहाँ पे देखे ना हर चीज डिफाइन, वो कहते हैं जी ओल्ड पीपल की बात कह रहे हैं। वो जो एक टीनेजर होगा उसके लिए तो उससे 2 साल बड़ा भी जो है ना वो ओल्ड पीपल हो जाएंगे। लेकिन हमारी नज़र में अगर जब मैं 50 साल का 45 साल का हूँ, तो मेरी नज़र में तो जो 65-70 साल वाला बूढ़ा होगा, तो ये वो आपने डिफाइन करना है कि ओल्ड पीपल से आप क्या मुराद लेंगे। व्हाट अबाउट फैक्टर्स व्हिच मे कॉन्फ्लिक्ट विद द वेरिएबल अंडर इन्वेस्टिगेशन। कौन कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये फैक्टर इन्फेक्ट हो रहा है कि इंटरनेट जो है बूढ़े लोगों को पसंद नहीं आता एज कम्पेयर टू यंगर पीपल। तो ये इन्वेस्टिगेशन एज के लिहाज से है, जेंडर के लिहाज से है, इथनिसिटी के लिहाज से है, लैंग्वेज के लिहाज से है, एजुकेशनल लेवल के लिहाज से है, एक्सपीरियंस के लिहाज से है, या टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें हैं कि आपने जो ये कर रहे हैं कि बूढ़े लोगों को इंटरनेट कम पसंद आता है एज कम्पेयर टू यंग लोगों, इस लिहाज से बात करें।
एज के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, किसी कम्युनिटी के लिहाज से, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट, चेक दैट वी कैन मेजर द इफेक्ट internet usage in a meaningful and robust way। इसके इफेक्ट चेक कर लेते इंटरनेट के क्या है। फाइनली थिंक अबाउट व्हाट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड एक्चुअली कंट्रीब्यूट। Might it not be more useful to investigate what barrier exists to internet users to find out why internet user may be limited in some cases, but then see which group are most badly affected by it। ये चीजें जो है आप कोई नहीं इस तरह बिल्कुल जनरलाइज नहीं, वो जो पेज पे लिखा है ना स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, तो सारी क्वालिटीज उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चन के अंदर। अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, रिसर्च गोल, अभी पहले डिस्कशन हुई थी रिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन को, स्पेसिफिक रिसर्च की बात करी, जनरलाइज ना हो, स्पेसिफिक हो, फिर अचीवेबल हो। रिसर्च गोल मस्ट बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। You know the goals are attainable if you are sure that you know how to achieve them and have the means and capabilities to achieve them. Some really interesting studies simply cannot be done. You may not be able to gain access to data subject needed due to ethical reason. Not enough cases, real world phenomena evolve too quickly to evaluate. Effect of an investigation you wish to study, it may cost टू मच, यानी कुछ ऐसी रीजन ना हो कि उसका वो अचीवेबल ही ना हो जी, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, वो डाटा ही अवेलेबल नहीं है। अब आप कहीं डिफेंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, डिफेंस का डाटा आपको कौन देगा, क्या वो है पब्लिशेबल, ये सारी चीज़ें हैं कि चीज़ें अचीवेबल है या नहीं। रेलेवेंट, रीजनेबल एंड रियलिस्टिक एम, do a PhD research that have relevant benefit to others, not just some pursue completely for the PhD sake। दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो। डोंट डू अ टॉपिक दैट यू कैन नॉट फाइंड रेलेवेंट लिटरेचर फॉर द लास्ट 2 ईयर। अगर आप एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं 2 साल और पिछले 2 साल में इसका लिटरेचर ही नहीं है तो आप ना करें। एडुकेट फॉर thesis to make an incremental contribution to knowledge and understanding। हमेशा रिसर्च जो है ना वो इंक्रीमेंटल नॉलेज होता है एंड इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। ये पहले वाले बंदे ने ये काम किया, ये चीज उसने ऐड की, उसके बाद वाले ने इसमें ये चीज ऐड की, उसके बाद वाले ने ये ऐड की, मैं ये ऐड करूंगा। ये क्या है, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। अचानक वाला काम ना हो कि जनाब इससे पहले तो कभी किसी ने काम ये किया ही नहीं, तो फिर भाई आप कैसे कर रहे हो। पीएचडी ए 3 ईयर ऑफ सॉलिड वर्क, नॉट ए नोबल प्राइज। ये भी देखना कि आपने कोई नोबल प्राइज नहीं विन करना पीएचडी में। ये तो क्या है, 3 साल के अंदर एक सॉलिड वर्क हो, यानी इतना कम भी ना हो और इतना भी ना हो कि आप नोबेल प्राइज विन करने जा रहे हैं तो इतना बड़ा बुक लेना शुरू कर दें, ये भी ना हो। स्कोप गाइड टू थीसिस, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ योर वर्क, व्हाट विल बी एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड। कुछ क्या चीज शामिल होगी और क्या नहीं होगी वो भी मेंशन करना है। ये नहीं इसमें शामिल कि आप समझे ये भी है। इट इज obvious where introduction material and at your contribution begin। ये भी बताएंगे कि ये जो बातें हम कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी है और हमारे यहाँ से कंट्रीब्यूशन शुरू हो। ए वर्बल रोड मैप और वर्बल टेबल ऑफ कंटेंट गाइडिंग द रीडर टू व्हाट लाई अहेड, कि इससे आगे क्या चीजें होंगी। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो लिटरेचर रिव्यू है। ये सेशन भी मेरे ख्याल खत्म होने वाला है, जब वो मैसेज आ गया फिर खत्म करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्स मटेरियल written in specific written in specific अच्छा, लिटरेचर रिव्यू शुरू हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ जी। यहाँ पे अब आ गया लिटरेचर रिव्यू। ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन की थी, अब आ गया लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्स मटेरियल्स रिटन इन स्पेसिफिक स्टाइल which flows from broad to narrow and taken into account both the theoretical and empirical issues of the problem।
आपने क्या करना है, सिंथेसाइज भी करना है और एनालाइज भी करना है एग्जिस्टिंग मटेरियल को, और उसको नैरो डाउन करना है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। कैसे? थ्योरेटिकली भी और एम्पिरिकली भी। Summary is a recap of important information of the source, but a synthesis is reorganization or reshuffling of that information. समझ आ गई भाई? इसमें एनालिसिस और सिंथेसिस का, सिंथेसिस क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन और रीशफलिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। चीज़ों को आप अपने अंदाज से उसमें से निकालना, इसको क्या कहते हैं? सिंथेसिस। एंड इफेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑन ए रिसर्च टॉपिक। सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट की आपके टॉपिक पे उसकी क्या करना है? वैल्यूएट करना। रिलेशन ऑफ लिटरेचर दैट लीड लॉजिकली टू रिसर्च क्वेश्चन। इवैल्यूएशन उनकी करनी है उस लिटरेचर की जो आपको ले जाए किसकी तरफ? आपके रिसर्च क्वेश्चन की तरफ। इधर उधर की गैर जरूरी चीज़ें नहीं करनी। आपने हमेशा अपने टारगेट को फोकस करते हुए लिटरेचर को डिस्कस करना है, कि जो कंक्लूड करता हो, जो इस चीज़ को एडवोकेट करता हो कि ये आपकी प्रॉब्लम है, वो मटेरियल आपने डिस्कस करना होता है। लिंक इन अ चेन ऑफ रिसर्च दैट इज डेवलपिंग नॉलेज इन दैट फील्ड। अब इसको वो, जब आप लिटरेचर डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर उसकी जो है वो टाइम फ्रेम के मुताबिक भी चला रहे होते हैं कि जनाब पहले ये काम हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये चीज़ अब हम कर रहे हैं। उसको वो चेन ऑफ रिसर्च के साथ चलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ओरिजिनल सोर्स, have a knowledge of the field and understand the main theoretic and methodology। उससे ये चीज़ साबित कर रहे होते हैं कि जनाब हमें इस एरिया की सारी चीज़ों का पता है, क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या 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 कुछ हुआ, और अब क्या हमने करना है। द लिटरेचर शुड बी मोर देन ए कैटलॉग ऑफ द लिटरेचर। कैटलॉग क्या होती है? कैटलॉग में तो सारी ही चीज़ें दे दी जाती हैं, लेकिन ये कैटलॉग की तरह नहीं हो कि बस वो सारी इंफॉर्मेशन रेफर कर दी, ये है जी, ये है जी, नहीं। It should contain a critical analytic approach with an understanding of source of error and difference of opinion। इसमें आपने वो क्रिटिकली करना, सिर्फ कैटलॉग की तरह नहीं करना कि सारी चीजें रिपोर्ट ही रिपोर्ट रिपोर्ट करी जाओ। रिपोर्ट नहीं करना, कैटलॉग नहीं बनानी, बल्कि कैटलॉग रहता है ना किसी के। कैटलॉग क्या होती है कि मतलब किसी, अगर आप कहते हैं जी किसी फर्म की ये कैटलॉग है तो वो सारा कुछ बता रही है, कैटलॉग है कि जी ये फर्म सारा कुछ कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है। आपने ऐसे नहीं करना, ये भी करिए। आपने सिर्फ अपने एनालिटिकली जो है अपने फोकस के ऊपर रहते हुए काम करना। ए गुड लिटरेचर विल बी succinct, penetrating, and challenge to read how many people, how relevant they have to be before you include them। कितने हो चुके हैं और आपसे रेलेवेंट कितने हैं? Well, that is matter of judgment on the order of 100 is reasonable, but it will depend on the field. You are the world expert on the narrow topic of your thesis. You must demonstrate this। आप ही एक्सपर्ट हो, आपने ही उसको नैरो डाउन करना है। आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। A political point, make sure that you don't omit relevant paper by researchers who are like to be your examiner। एक चीज ये है कि आपने कभी भी उस पेपर को मिस नहीं करना जो आपके एग्जामिनर जिसमें काम कर रहा है। मेक श्योर दैट यू डोंट omit relevant paper by researchers who are like to be your examiner or by potential employee to whom you might be sending this essay in the next year or two। ये वहां पे तो होता था ना, मलेशिया में तो हमें पता होता था कि इस एरिया में कौन कौन से रिसर्चर काम कर रहे हैं और ये पॉसिबल है कि हमारे जो हैं ये इवैल्यूएटर बन के आ सकते हैं। आमतौर पे जो जो हमारे सुपरवाइजर होते थे हमें कॉन्फ्रेंसेस में भेजते थे, तो ऐसे लोगों से मिलवाते थे कि इस एरिया में ये लोग भी काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे हमें ड्रा भी देते थे, हो सकता है ये आपका एग्जामिनर हो। तो फिर उसका फिर हल ये होता है कि आप उस बंदे की प्रोफाइल देखिए, और उसमें वो जो चीज़ें रेलेवेंट हैं उसके जो पेपर, उनको जो है वो, मैं बल्कि आपके साथ शेयर करता हूँ।
यहाँ पे यूटीएम के अंदर जो है ना वो ईयरली जो है ना प्रोग्रेस शो करने के लिए ना हमारा एक इवेंट होता था जिसके अंदर हम अपने काम को जो है ना एज ए रिसर्च पेपर जो प्रेजेंट करते थे। उसमें मुझे बेस्ट प्रेजेंटर इस वजह से मिला था कि जो मेरा इवेल्युएटर था ना वो इंटरनल टीचर ही था। अब वो उसका टॉपिक था, उसने मुझे क्वेश्चन किया कि इसमें तो ये कहा, मैंने कहा जी ये आपके स्टूडेंट ने काम किया, इसने ये किया था, ये नहीं किया था, तो उसको पता चल गया, इसको इस चीज़ का भी पता है कि इस पे ये पेपर मेरे स्टूडेंट का है। उसके बाद उसने बेस्ट प्रेजेंटर का नाम दिया था। तो ये चीज़ जो है ना कि एग्जामिनर जो एक्सपेक्टेड है उसकी चीज़ों को आपको पता हो, उसको आपने कोट किया तो फिर उसको पता होगा कि भाई ये इसने इस चीज़ को भी कवर किया है, तो फिर वो वो इम्प्रेस हो जाता है आपसे। अभी सेशन खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट सेशन फिर स्टार्ट करते हैं अभी।